नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इंडियन पॉलिटी तो हमने कंप्लीट कर दिया है। लगभग 100 लेक्चर्स में हमने पूरा इंडियन पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। एक एक चीज़ मैंने पढ़ा दिया है। उन्हें आप पढ़ लीजिए अच्छे से। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप धुआं धुआं कर देंगे, ये मेरा वादा रहा। अब जो हमने पढ़ा हुआ है, क्या हमारे वो पल्ले पड़ा है या नहीं, उसके लिए हम एक क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं। जैसा मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है ना, इंडियन पॉलिटी डिटेल में थ्योरी टाइप, वैसे ही मैं आपको चैप्टर वाइज अब क्वेश्चन सीरीज लाने वाला हूँ। आज हम पहला चैप्टर जो है, भारतीय संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है, हमारा जो संविधान है इसका जो इतिहास है कि आज जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है, इससे पहले ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी, अंग्रेजों के टाइम पर कौन कौन से ऐसे एक्ट आए थे जिससे प्रेरित होकर आज हमारा जो संविधान बना हुआ है वो अपने इस मूल रूप में है। ठीक है, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या, हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को आप आजमाइए कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन का जवाब मालूम था। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसके मैं पीडीएफ, इसके जो पीडीएफ हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा श्री एजुकेशन ऐप पर। श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे इस एमसीक्यू के। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको श्री एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके कहाँ जाना है, कहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड होंगे, वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का सबसे आसान प्रश्न है, ये आप सभी को मालूम होगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? चार ऑप्शन, चार विकल्प आपके सामने हैं। 1773, 1771, 1785, 1793, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि सही जवाब कौन सा है। जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है जो बच्चों, 1773। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आप सभी को मालूम है कि मोटे तौर पर देखा जाए 1773 से लेकर 1858 तक, इन वर्षों के दौरान हमारे भारत पर कंपनी ने राज किया। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी, एक महान क्रांति हुई थी, उसके बाद से 1858 से लेकर 1947 तक हमारे ऊपर डायरेक्ट जो है ना, वो ब्रिटेन ने राज किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे ऊपर रूल किया। तो अंग्रेजों का जो भारत पर कब्जा था, जो भारत पर शासन था, उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं हम। मुख्य तौर पर 1773 से 1858 तक तो कंपनी ने रूल किया, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर रूल कर रही थी। इनडायरेक्टली का मतलब, फ्रंट पे तो उन्होंने कंपनी को रखा था और कंपनी को वो एक्ट बना बना कर भेजते थे, उसी के अनुसार कंपनी हम पर रूल कर रही थी। लेकिन 1858 से हुआ ये कि कंपनी के शासन को भारत से हटा दिया गया और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने डायरेक्ट हमारे प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था। तभी तो कहते हैं ताज का शासन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला जो एक्ट आया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार कंपनी के सभी कार्यों को, कंपनी के व्यापार को, कंपनी का जो प्रशासन है भारत के ऊपर, उसको एक दिशा दी गई इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का भी उद्देश्य रखा गया था। हालांकि एक वर्ष के बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1773 ईस्वी एक्ट के माध्यम से भारत में एक गवर्नर जनरल का पद लाया गया। कौन सा पद? गवर्नर जनरल। इससे पहले गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके बाद एक नया पद आया, गवर्नर जनरल। तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग
और एक बात याद रखिए, ये जो है ना वारेन हेस्टिंग जो है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। 1773 में जो गवर्नर जनरल का पद था, इसका पूरा नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन इसके बाद समय जैसे बीतता जाएगा, अंग्रेजों का जो प्रशासन है, अंग्रेजों का जो कब्जा है पूरे भारत में हो जाएगा, तो वो भारत का गवर्नर जनरल इस पद का नाम रख देंगे। और 1858 के बाद इस पद का नाम वायसराय कर दिया जाएगा। ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा ही दिया है आपको। होप इसका जवाब आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के माध्यम से अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि जो गवर्नर जनरल है, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल कहें तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के माध्यम से अपनी समिति जो उसकी कार्यकारिणी जो समिति थी उसके निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? तो याद रखिए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसके अनुसार गवर्नर जनरल को कुछ स्पेशल पावर दी गई, जिसके माध्यम से जो उसकी समिति थी, जो उसके मेंबर थे उसकी समिति में, उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए उनको भी अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया गवर्नर जनरल को। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि गवर्नर जनरल और इसकी जो कार्यकारिणी जो समिति थी, ये किसी बात को लेकर कोई निर्णय जो है बहुमत से लेते थे। लेकिन भले ही बहुमत से कोई निर्णय लिया हो, अगर गवर्नर जनरल को लगता है कि ये नियम या ये जो फैसला लिया गया है ये सही नहीं है, तो गवर्नर जनरल उसे खारिज कर सकते थे। ये पावर मिल गया उन्हें 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया? तो सिंपल सी बात है, 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत को डायरेक्टली कंट्रोल किसके अंडर में किया गया? ये ताज के अंडर में किया गया। ताज का शासन हो गया, या कहा जाए ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में हमारा शासन चला गया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। जैसे सम्राट, पुरुषों के लिए सम्राट यूज़ किया जाता है, वैसे स्त्रियों के लिए साम्राज्ञी। ये आप समझ पा रहे हैं कि फीमेल के लिए साम्राज्ञी और मेल के लिए सम्राट यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? आपको मालूम है 1909 में जो भारत शासन अधिनियम जो पारित हुआ था, जो एक्ट पारित किया गया था, उसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। जब ये एक्ट पारित हुआ था उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे, ये भारत के सचिव थे। ये भारत सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे ये भारत के वायसराय थे। इसी कारण से इस एक्ट को 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। जो मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का जो एक्ट पारित हुआ था, उसमें क्या मुख्य बात थी? आपने अगर पढ़ा हो, आपको याद होना चाहिए कि 1909 का जो एक्ट था बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी में जो अंग्रेजों की दिली इच्छा थी कि फूट डालो और राज्य करो, वो उजागर हो गई। क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली को जन्म दिया। मतलब अब ये कर दिया उन्होंने कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिमों के लिए जो वोट करने वाले लोग होंगे वो मुस्लिम ही वोट करेंगे। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? किसी क्षेत्र से किसी मुस्लिम को जो है चुनाव में खड़ा किया जाए और उसको वोट केवल मुस्लिम ही देंगे, हिंदू वोट नहीं करेंगे, केवल मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो
सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली का जो जन्म हुआ इसी एक्ट के माध्यम से हुआ भारत में, 1909 के एक्ट के माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण है मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो जो बिल है, इसके लिए अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं घुमा फिरा कर। मैं कुछ प्रश्न आपको दिखा देता हूं ताकि आपको जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए घुमा फिरा कर आप जवाब दे पाएँ। मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो सिंपल सी बात है, 1909 ईस्वी में। अगर ये पूछा जाए मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। और इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो सिंपल सी बात है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। समझ पा रहे कि नहीं? तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जवाब दे पाएंगे। उसके बाद देखिए 10 वर्षों के बाद एक और एक्ट आता है 1919 ईस्वी में। इस एक्ट को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि इस समय जो भारत सचिव हैं वो मॉन्टेग्यू हैं और चेम्सफोर्ड ये भारत के वायसराय हैं। ये क्या है? भारत के वायसराय। अब ये जो सुधार था, ये जो एक्ट था, इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इस एक्ट के माध्यम से राज्यों के अंदर डायरकी सिस्टम लाया गया, मतलब दोहरी शासन प्रणाली लाई गई। दोहरी शासन प्रणाली, प्रांतों के अंदर दोहरा शासन प्रणाली जो लाया गया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से लाया गया। हालांकि 1935 में इसे समाप्त कर दिया गया और 1935 में प्रांतों में दोहरी शासन को समाप्त करके केंद्र में ला दिया गया था। ठीक है, ये सब डिटेल में आपने पढ़ा ही हुआ है। तो प्रांतों में डायरकी सिस्टम लाया गया, दोहरी शासन प्रणाली लाई गई। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप जानते हैं कि जो 1935 में जो एक्ट आया था उसके माध्यम से जो कानून बनाने का जो अधिकार है ना, वो राज्यों को अलग दे दिया गया और केंद्र को अलग दे दिया गया। मतलब कहने का भाव है ये है कि जो कानून बनाने वाले जो विषय हैं वो दो भागों में बांट दिए गए। पहला जो है केंद्रीय विषय और दूसरा राज्य विषय। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं राज्य सूची, केंद्र संघ सूची, समवर्ती सूची ना, तो उसी प्रकार से दो भागों में बांट दिया गया था, केंद्र सूची और प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची में वो सभी विषय लिखे हुए थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों का था। प्रांत में गवर्नर हुआ करते थे, वो अपनी जो उनकी जो सिस्टम है, उनका जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, उनके जो मेंबर हैं, साथ सहायक मेंबर हैं, उनसे उनकी सहायता से वो कानून बनाएंगे। तो आपको समझ में क्या आया? प्रांतीय विषय की हमने बात की है। प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषय में वो विषय थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों का था। लेकिन इन विषयों को भी दो भागों में बांट दिया गया। इन विषयों को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और दूसरा हस्तांतरित विषय। ठीक है, दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय रखे गए जो कानून बनाने वाले हैं। जैसे वित्त से संबंधित, वित्त एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उससे संबंधित कानून बनाना ये आरक्षित विषय में रखा गया। और मैं आपको बता दूं, पुलिस ये आरक्षित विषय में रखा गया। जबकि हस्तांतरित विषय में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं थी वो रखी गई थी। जैसे शिक्षा पर कानून बनाना है, वो हस्तांतरित विषय में रखा गया। अब आरक्षित विषय के अंदर जो बातें थी, जो चीज़ें थी, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको था?
वो आप समझ लीजिए, और हस्तांतरित विषयों में जो बातें लिखी हुई थी उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका था वो भी समझ लीजिए। तो आरक्षित विषय की बात करते हैं। आरक्षित विषय में कानून जो है ना, गवर्नर जनरल, जो प्रांत के गवर्नर जनरल होंगे वो, और इनके जो कार्यकारी जो सदस्य होंगे, या कह सकते हैं जो आज की डेट में जो कार्यपालिका होती है, कैबिनेट जो होती है, अ, उसी प्रकार से इनके कार्यकारी जो सदस्य थे वो बनाएंगे आरक्षित विषयों पर। जबकि हस्तांतरित विषयों पर कानून जो है ना, वो गवर्नर जनरल ही रहेंगे, लेकिन किसकी सहायता लेंगे? जो भारतीय नेता थे, कह सकते हैं जो भारतीय नेता थे इनकी काउंसिल में, उनकी सहायता लेंगे वो। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण विषय नहीं थे उनमें भारतीय नेता जो हैं उनकी सहायता से गवर्नर जनरल कानून बनाते थे। जो आरक्षित विषय, जो इम्पोर्टेंट विषय थे, उन पर गवर्नर जनरल अपने कार्यकारिणी जो सदस्य थे, जिनमें मेजोरिटी में अंग्रेज ही हुआ करते थे, उनकी सहायता से ये कानून बनाते थे। तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, तो इसीलिए इसे प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, दो लोग प्रांतों के लिए कानून बना रहे हैं, दो सिस्टम जो है वो मिलके प्रांत के लिए कानून बना रहा है, इसलिए प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली वो 1919 के एक्ट के माध्यम से ही लाई गई थी। 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें 3 मंत्री आए थे, 3 मंत्रियों से ये कैबिनेट मिशन गठित किया गया था। इनमें से कौन सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 तो इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और चौथा नहीं था। वो कौन था वो आपको चुनना है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये सदस्य थे। ए वी अलेक्जेंडर ये भी थे, ए वी अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी सदस्य थे। लॉर्ड एमरी ये सदस्य नहीं थे। तो ये चौथा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें चुनना था कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं और कैबिनेट मिशन से संबंधित कौन सी बात सही नहीं है ये आपको बताना है। अब देखिए, प्रांतों को सामूहिकरण करने का की बात जो है कैबिनेट मिशन में की गई थी, ये तो सही है, लेकिन हमें सही नहीं चुनना है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी व्यवस्था की गई थी। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी कैबिनेट मिशन में, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं मानी गई थी। वो आगे माउंटबेटन योजना जो आई थी उसके माध्यम से भारतीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वो कैबिनेट मिशन में ये व्यवस्था नहीं थी। और संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की बात भी कैबिनेट मिशन में की गई थी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आपको मालूम है 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारा संविधान तो 1950 में लागू हुआ था। इस बीच में भारत में जो सिस्टम था वो किस कानून के हिसाब से चलाया जा रहा था? भारत में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तो मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चल रही थी, लेकिन किस कानून के हिसाब से? तो मैं आपको बता दूं, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था ना, भारत सरकार अधिनियम, उसी के माध्यम से, उसी के नियमानुसार ये शासन चलाया गया था 1947 से 1950 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। 1947 में पूरी तरीके से हमारी सत्ता हमारे लिए सौंप दी गई, हमारे हाथों में सौंप दी गई, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन किस योजना के तहत ऐसा किया गया? तो माउंटबेटन योजना के तहत। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना आपको। मार्ले मिंटो सुधार जो 1919 में आया था, 1909 में आया था, क्या ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें इस मुस्लिमों के लिए एक पृथक चुनाव प्रणाली को जन्म दिया गया, तो ये तो सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, इसमें स्वशासन की बात की गई थी, ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में भारत विभाजन की बात की गई थी, नहीं भैया, साइमन कमीशन भारत कब आया था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1928 में आया था। ये जो अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा भी गया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा था और इसमें भारत विभाजन की बात नहीं की गई थी, तो क्वेश्चन के हिसाब से यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो ये था पहला चैप्टर। इसके बाद संविधान सभा से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पहले पूरा तैयार कर लीजिए इंडियन पॉलिटी, उसके बाद ये पढ़िए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण लेक्चर है, देख लीजिएगा। नमस्कार।